गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं सुनील कुमार आचार्य महर्षि गौतम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो ध्यान दीजिएगा कि लास्ट टाइम अपन ने अपने फिजिक्स के अंदर टॉपिक डिस्कस कर रहे थे आवेशों से संबंधित नियम। तो आवेशों से संबंधित नियम के बारे में हमने जाना था कि आवेश से संबंधित अभी तक 3 नियम पढ़े अपन ने। पहला नियम क्या पढ़ा था? पहला नियम हमने पढ़ा था योज्यता का नियम। योज्यता का नियम क्या कहता था कि धनावेश और ऋणावेश किसी निकाय के अंदर जो होते हैं उनका अगर बीजगणितीय योग कर लिया जाए तो हमें नेट आवेश प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा नियम था, वो था संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम क्या कहता था कि कोई भी जो आवेश है उसे न तो अपन बना सकते हैं न ही अपन उसको नष्ट कर सकते हैं। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर उसका क्या किया जा सकता है? स्थानांतरण किया जा सकता है। ये 2 नियम अपन ने पढ़े थे। आज अपन अपने तीसरे नियम पे आते हैं। तीसरा नियम है, उसका नाम है आवेशों का क्वांटीकरण। तो चलिए आज स्वागत करते हैं आप लोगों का आवेशों के नियमों के अंदर। तो हेडिंग लगा देते हैं अपन। थर्ड नियम जो है हमारा, ये आपका है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। अब सबसे पहले दिमाग में बात आती है कि सर इस शब्द क्वांटीकरण का क्या मतलब होता है, ये क्वांटीकरण वर्ड का क्या अर्थ है? तो देखिए बेटा, क्वांटीकरण वर्ड जो है वो क्वांटा शब्द से बना है। किससे बना है? क्वांटा। देखिए मैं एक वर्ड लिखता हूं यहां पे, क्वांटा। तो अब हमारे दिमाग में सबसे पहले दिमाग में क्लिक करता है कि सर क्वांटा क्या होता है। आप कह रहे हो कि क्वांटीकरण जो शब्द है वो क्वांटा से बना है। तो क्वांटा क्या है? तो क्वांटा जो होता है वो कुछ हमारे फिजिक्स के अंदर ऐसी राशियां होती हैं बेटा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो जिनका एक लिस्ट वैल्यू होती है, जिनका एक न्यूनतम मान होता है, उससे कम मान उनका नहीं हो सकता। तो किसी भौतिक राशि का, ऐसी राशियां जो क्वांटीकृत हैं, तो ऐसी भौतिक राशियां जो किस कैटेगरी में आती हैं? क्वांटीकरण कैटेगरी में आती है। यानी क्वांटीकरण का मतलब ये होता है कि उनका एक न्यूनतम मान होता है, तो उसे ही उस भौतिक राशि का क्वांटा कहते हैं। जैसे कि अब आप ये कहेंगे कि सर आवेश जो है यदि वो एक क्वांटीकृत राशि है तो क्या इसका भी एक न्यूनतम मान है? तो बिल्कुल, आवेश का भी एक न्यूनतम मान होता है, उसे आवेश का क्वांटा कहते हैं। उसे आवेश का क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। और आवेश इस घटना को प्रदर्शित करता है, इस नियम का पालन करता है, इसीलिए उसे आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। तो बात आती है कि सर आवेशों का क्वांटा अगर होता है तो वो न्यूनतम मान क्या है जिसके वजह से आवेश क्वांटीकृत बना है? आवेश का वो छोटा मान क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अपने पास 2 वस्तुएं हैं। एक वस्तु ये रही जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, और एक ये रही वस्तु, इसमें भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। दोनों ही वस्तुएं उदासीन है। यदि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यहां से यहां होता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ये वस्तु के अंदर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है और इस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो ये वस्तु नेगेटिव हो जाती है और ये वस्तु क्या हो जाती है? पॉजिटिव। ऐसी बात मैंने आप लोगों को कही थी। तो अगर आप सोचो तो इस वस्तु को नेगेटिव और इस वस्तु को पॉजिटिव करने का काम किसने किया? इलेक्ट्रॉन ने किया। इलेक्ट्रॉन ने किया। और जब अगर इलेक्ट्रॉन ने इसे नेगेटिव करने का, पॉजिटिव करने का कार्य किया तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, उस एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का जो मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को अपन QE कहेंगे, वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। वो होता है माइनस का 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये किसी आवेश का न्यूनतम मान होता है। क्या होता है? न्यूनतम मान। यानी कि अगर एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, ये अगर वस्तु मान लो इस वस्तु को अगर आवेश देना चाहती है कि भाई आवेश दे,
तो वो कम से कम इतना दे सकती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, और खुद पर भी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी कि प्रोटॉन यानी कि प्लस हो जाएगा। अगर इस पर नेगेटिव आएगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यानी जितना अमाउंट इसको देगा नेगेटिव में तो उतना ही खुद पे आ जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उतना कम से कम आवेश वो स्थानांतरित कर सकता है। तो बोर्ड के अंदर बेटा 1 नंबर का एक प्रश्न आया हुआ है, वो आप लोगों से जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि आवेश का क्वांटा क्या है। क्या पूछा मैंने, आवेश का क्वांटा क्या है। तो बेटा क्या है आवेश का क्वांटा, कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश ये आवेश का क्वांटा कहलाता है। कितने नंबर का क्वेश्चन आया था बोर्ड के अंदर, 1 नंबर का। तो यहाँ पे अपन बोर्ड लिख देते हैं कि साहब बोर्ड में 1 नंबर का ये प्रश्न आया था कि आवेश का क्वांटा क्या है। नियम अभी खत्म नहीं हुआ है, नियम अभी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब अपन इसको नियम का एक रूप देंगे। क्या देंगे, नियम का एक रूप, कि ये वस्तु है, ये वस्तु को आवेश दे रही है, तो ये आवेश जो दे रही है उसका मैथमेटिकल गणितीय रूप ये है कि आवेश का मान सदैव, देखो इलेक्ट्रॉन के आवेश को केवल ई से भी लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, ई से। तो आवेश जो होता है उसका जो स्थानांतरण होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाने का जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आगे प्लस माइनस लगाते हैं, आगे क्या लगा देते हैं अपन। अब आप कहेंगे सर चलो थोड़ा सा वापस लिख देते हैं इसको, कि आवेश का जो मान होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, आगे प्लस माइनस लगा देते। अब आप कहेंगे सर इस सूत्र का मतलब समझाइए। देखिए E जो है उस E का मान ये रहा, ओके। N मैंने जो शब्द यूज किया पूर्ण गुणज, उस तो जो N का जो मान होता है उसका मान यानी कि इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है उसका पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का क्या मतलब होता है कि इस N का मान होगा 1 2 3 4 5 इस तरह से। इस N का मान कभी नहीं होगा 1.5 2.3 3.2, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी कि कोई एक वस्तु चाहती है कि मैं दूसरी वस्तु को आवेश दूं, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, यानी कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर वो उसको आवेश दे सकती है। जैसे कि कम से कम इतना, या फिर इसका 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 10 गुना 1000 गुना। लेकिन अगर ऐसा कह दे कि इसका 1.5 गुना दे दो 2.5 गुना दे दो तो संभव नहीं है, क्योंकि वस्तु तो बेचारी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर केवल इलेक्ट्रॉन दे सकती है, या तो 1 या 2 या 3 4। यानी कि ये जो आवेश का मान है इसका पूर्ण गुणज यानी कि इसका 1 2 3 4 5 10 गुना होना चाहिए। 2.5 1.5 या फिर 1.5 टाइम 2.5 टाइम 2.3 टाइम्स, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये था आवेशों का क्वांटीकरण नियम। बोर्ड में ये प्रश्न आया हुआ है, आपको मैंने बताया भी कि जो आवेश का जो क्वांटा है वो क्या होता है। तो आवेश का क्वांटा यानी कि आवेश का न्यूनतम मान, तो आवेश का जो न्यूनतम मान है वो इतना होता है। ठीक है, ये बोर्ड में 1 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। अगर ये इतना लिखते हो कि आवेश का क्वांटा ये है तो आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाता है। और एक बात बोर्ड के अंदर ये भी पूछा गया है कि जो आवेशों का क्वांटीकरण का नियम क्या है, इसलिए अपन इस पे इंपॉर्टेंट लगा दिया है। ठीक है, तो याद कर लेना इसको अच्छे से। तो ये था आपका नियम 3rd। अब हम अपने आवेशों से रिलेटेड संबंधित 4थे नियम पर जाने वाले हैं। किस नियम पर जाने वाले हैं? 4थे नियम। 3 हमने पढ़ लिए, 4था नियम। ये देखिए 4था नियम ये रहा, जो बोर्ड के सामने आपके खोलते ही प्रदर्शित है। इसका नाम है वितरण का नियम। क्या नियम? वितरण का नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम हमको ये कहता है कि अगर किसी वस्तु को मैं आवेश देता हूं, यानी किसी वस्तु को मैं कहता हूं कि भाई तू चार्ज ले ले, तो वो चार्ज जब लेगी या लेगा
तो वो उसकी जैसी उसकी ज्यामिति होगी, जैसा उसका जियोमेट्रिकल शेप होगा, वो उसी के अकॉर्डिंग ही आवेश को अपने अंदर लेगा। जैसे कि सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख के समझ लेते हैं। ये बेटा देखो, मान लो एक तार है, इस तार को मैंने आवेश दिया, भाई तू आवेश ले ले। तो इसने कहा साहब मैं तो एक लंबाई हूं, तो मैं अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग ही आवेशों को अपने अंदर संग्रहित करूंगा। तो मैंने कहा ओके, तो इसको जैसे ही तार को आवेश दिया तो ये अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग चार्ज इसने ले लिया। ऐसे वितरण को, इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रेखिक आवेश वितरण। दूसरा जो आता है केस आपका कि अगर मेरे पास कोई चादर है, कोई प्लेट है, कोई एरिया वाला पार्ट है, उसने कहा साहब मुझे आवेश दो, तो मैंने कहा आप भी लो, आप पीछे मत रहो। तो जब इनको आवेश दिया तो इन्होंने अपने क्षेत्रफल के अनुसार, अपने एरिया के अकॉर्डिंग अपने ऊपर आवेशों का संग्रहण किया, और ऐसे वितरण को कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और नेक्स्ट टाइप का जो आता है वो आता है आयतनीय आवेश वितरण। आयतनीय आवेश वितरण क्या होता है कि ये एक वॉल्यूमेट्रिक पार्ट है, जैसे कोई अपने पास डब्बा होता है वो, तो जब इसको मैं आवेश दूंगा तो ये क्या करेगा, अपने अंदर आवेशों को लेगा, लेकिन अपने आयतन के अनुसार लेगा। जैसा इसका आयतन होगा उसके अकॉर्डिंग ही अपने अंदर आवेशों का क्या कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर लेगा। बात समझ में आई? जैसे छोटी चीज है तो वो अपने अंदर छोटा आवेशों का संग्रहण अपने आयतन के अनुसार करेगी, बड़ा आयतन वाला पार्ट है तो वो अपने अंदर आवेशों का संग्रहण अपने अनुसार करेगी। तो ये था वितरण का नियम, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो चलिए, ये हुआ हमारा चौथा नियम। अब अपन बढ़ते हैं अपने पांचवें नियम की ओर, जिसको कहते हैं अपन अचरकता का नियम। क्या कहते हैं? अचरकता का नियम। देखिए ये रहा, बोर्ड पर प्रदर्शित है आपके सामने, अचरकता का नियम। अचरकता का नियम क्या कहता है? देखिए कुछ चित्र में दिख रहा है, क्या कहना चाहता है। पहले बेटा एक वर्ड देखिए, इस वर्ड का मतलब क्या है, ये वर्ड क्या कहना चाहता है? अचर। अचर का मतलब क्या होता है? नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल का मतलब जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नियत रहता है। जो वस्तु का मान अगर एक बार फिक्स है, जैसे 5 है, कोई वैल्यू है, तो 5 हमेशा 5 ही रहेगा। 5 बराबर कभी 7 सुना है? नहीं। क्यों? क्योंकि 5 क्या है? अचर है। अगर मैं कहूं x, तो x क्या है? चर है, जिसका मान कभी 2 तो कभी 3 तो कभी -1 कभी -2। तो वैसे ही आवेश भी बेटा अचर है। कैसा है? अचर। यानी कि अचर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आवेश का मान नहीं बदलता है। अचर कब है वो सुनिएगा कि मेरे पास एक वस्तु है और इस वस्तु में मेरे पास आवेश हैं Q1, Q2 और Q3, इस तरह से उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका वेग अभी कितना है? 0 है, यानी ये वस्तु स्थिर है। और यदि स्थिर है तो क्या होगा? इसके अंदर आवेश बैठे हैं। और दूसरी चित्र में देखिए, ये वस्तु गति कर रही है, यही वस्तु, ये वाली जो है वो गति कर रही है, इसका वेग 0 नहीं है। तो इसके अंदर आवेश जो हैं जितने पहले थे उतने ही अब रहेंगे। यानी आवेश का मान जो होता है वो वस्तु की गति के दौरान कभी भी बदलता नहीं है। वस्तु के अंदर आवेश गति से पहले भी उतना ही था, गति के बाद भी उतना ही रहेगा। इसे बोलते हैं अचरकता का नियम। जैसे मैं यहाँ हूँ, मेरे अंदर जो आवेश हैं, तो मैं यहाँ चला गया तो मेरे अंदर अभी भी उतने ही आवेश मौजूद हैं। बात समझ आई कि नहीं? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे 5 नियम जो अपन ने पढ़े। एक बार वापस थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला नियम जो था वो था हमारा आवेशों का योज्यता का नियम। कौन सा नियम? योज्यता का नियम, जिसमें हमने कहा था किसी निकाय के अंदर जो नेट आवेश होता है वो धनावेश और ऋणावेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और दूसरा जो नियम था वो नियम क्या था? आवेश का संरक्षण नियम। न तो आवेश को बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल और केवल ट्रांसफर किया जा सकता है। तीसरा जो नियम था वो पढ़ा था हमने आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण यानी कि किसी वस्तु को अगर आवेश देना है तो कम से कम इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में देंगे। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका पूर्ण गुणज होना चाहिए।
चौथा जो नियम हमने पढ़ा था वो था वितरण का नियम। इससे जस्ट पहले वाला, ये वाला वितरण का नियम क्या कहता था कि जितना किसी वस्तु धनावेश हो चाहे किसी वस्तु को देते हैं तो वो उसकी ज्यामिति के अनुसार एक समान रूप से वितरित हो जाता है। उसके बाद हमने जो नियम पढ़ा था वो था अचरकता का नियम। अचरकता का नियम कहता है वस्तु की गति के दौरान उसमें निहित चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उतना का उतना आवेश रहता है। बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, इधर आ गया, ऐसा थोड़ा सा आवेशों का जगह चेंज हो सकती है, लेकिन उस तंत्र, उस निकाय, उस सिस्टम में वो के वो ही आवेश रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वस्तु को आवेशित करना, जिसे हम कहेंगे आवेशन की विधियां। क्या कहेंगे? आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां क्या है? आवेशन के तरीके क्या हैं? किसी वस्तु को किस तरह से आवेशित किया जा सकता है, क्या मेथड हैं, उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों बता दें कि आवेशों को जो है वो 3 तरीके से, 3 विधियों से जो है वो आवेशित किया जा सकता है। तो अब आप लोगों के मन में जो जिज्ञासाएं जाग रही है, सर वो कौन कौन से मेथड हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम वस्तु को आवेशित कर सकते हैं? तो उनमें सबसे पहला है वो है फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं घर्षण। क्या है? घर्षण, यानी कि फ्रिक्शन। इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन यानी कि 2 वस्तुओं को आपस में घसना, रगड़ना। तो जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरित होने से एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। ये बात अभी अपन ने बहुत बार डिस्कस कर ली। तो घर्षण एक मेथड में आता है। किस में आता है? एक विधि में आता है, जिससे वस्तुओं को धनावेशित और ऋणावेशित किया जाता है। अब यहाँ पर एक बात आती है, मैंने आप लोगों को एक बात कही थी, एक समय आएगा जब मैं ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या वस्तु का द्रव्यमान प्रभावित होता है, क्या वस्तु के द्रव्यमान पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से कोई प्रभाव पड़ता है? तो बता देता हूं, पड़ता है। क्या होता है? द्रव्यमान पे प्रभाव पड़ता है, याद रख लेना। अब कहेंगे कैसे पड़ता है, क्या होता है? तो वो ध्यान दीजिए। देखो, आज मान लीजिए ये गोला है मेरे पास और उसी की समाकृति का ये गोला है, सेम टू सेम साइज। और अगर मैं यहां से इसको इलेक्ट्रॉन के रूप में आवेश देने की कोशिश करता हूं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने लगता है, और जब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उतना ही अमाउंट का इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ये आ गया। तो क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण आया। तो अब जब इलेक्ट्रॉन इस पे गया तो इस वस्तु, देखो एक इलेक्ट्रॉन का क्या द्रव्यमान नहीं होता है बेटा? भाई देखो, पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर बराबर थे। जितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसमें थे उतने ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसमें भी थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन इससे इसमें आए, यानी इसके इलेक्ट्रॉन बढ़े और इसके अंदर प्रोटॉन बढ़ गए। तो प्रोटॉन तो पहले से ही दोनों में क्या थे? सेम थे ना। तो बड़े घटे कौन? इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन है। और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। भाई इलेक्ट्रॉन किसमें से जा रहे हैं? इसमें से उसमें जा रहे हैं। आई बात समझ? जब इसमें से उसमें जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन के जाने से इतने द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि इतना द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, और इसका इतना द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन के जाने से। तो जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन खूब सारे जाएंगे तो द्रव्यमान पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि वस्तु का द्रव्यमान प्रभावित होता है।
बात समझ में आई कि नहीं? वेरी गुड, शाबाश। अब एक बोर्ड में एक प्रश्न आया हुआ है कि समान आकार का अगर एक धनावेशित गोला है और समान ही आकार का अगर एक ऋणावेशित गोला है तो दोनों में से द्रव्यमान किसका अधिक होगा? तो क्या आंसर होगा? ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान अधिक होगा। समझ में आई बात? दोनों समाकृति के हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उस पर संख्याओं में ज़्यादा हैं, इसलिए नाभिक, प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर बंधे ही रहते हैं, तो ये ध्यान रखना। देखो अब आप ये कहेंगे इसमें प्रोटॉन बढ़ गए, इसका मतलब ये नहीं है बेटा। देखो जैसे मैंने कहा, अब आपके दिमाग में बात आएगी सर ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, चलो आप कह रहे थे पहले बराबर थे, अब आपने कहा इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और इसमें प्रोटॉन बढ़ गए। तो आप यूं मत सोचिए सर इसमें प्रोटॉन कम हो गए, प्रोटॉन तो दोनों में ही उतने हैं। यहाँ कंपेरिजन इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का हो रहा है कि इस पदार्थ में पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे। इलेक्ट्रॉन के जाने से यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इसलिए इलेक्ट्रॉन को मैंने प्रोटॉन से ज्यादा दिखा है। यहाँ कंपैरिजन इससे नहीं है। ओके, इसी वस्तु का प्रोटॉनों का इलेक्ट्रॉनों से है, इसी वस्तु से। जैसे मैंने कहा मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन वहां गए तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे में से तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बढ़ गए। तो यानी कि उस वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा। प्रोटॉन तो पहले से ही नाभिक में मेरे अंदर जितने मौजूद थे उतने ही उसके अंदर मौजूद थे। तो बहुत ही बढ़िया, उम्मीद करता हूं ये पहली विधि जो है घर्षण विधि, ये आप लोगों को समझ में आएगी। इसका आपने कई बार एग्जाम्पल देखा होगा। इसका एक प्रश्न भी बोर्ड में आया हुआ है कि यदि मैं गीले बालों में यदि मैं कंघा घुमाऊं, कॉम ऐसे घुमाऊं और ऐसे हीरो की तरह बाल बाऊं और फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को फैलाऊं और उस कंघे को उसके पास लेके जाऊं तो देखता हूं कि कागज के टुकड़े नहीं चिपकते। लेकिन यही अगर मैं जो कंघा है वो सूखे बालों में घुमाऊं, सूखे बालों में ऐसे घुमाऊं तो टर टर बोलेंगे थोड़ी देर, क्योंकि बाल उलझे हुए हैं मेरे। फिर उसके बाद उसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों के पास यदि लेके जाऊं तो क्या होगा? वो कागज के टुकड़े अट्रैक्ट होंगे, कूद कूद के आएंगे। कैसे आएंगे? कूद कूद के आएंगे। तो कूद कूद के क्यों आ रहे हैं? वो चिपकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? गीले बालों में जब किया तो नहीं किए और सूखे बालों में किया तो किया। ऐसा क्यों? तो आप उसका कारण लिखेंगे आवेशन की घर्षण विधि। घर्षण विधि का मतलब क्या होता है कि जब मैंने सूखे बालों में कंघा घुमाया तो कंघे और बालों के बीच में घर्षण हुआ और घर्षण होने से आवेश उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? आवेश उत्पन्न हुआ। और जब मैं आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लेके गया तो उनके मध्य क्या हुआ? आकर्षण हुआ। उन दोनों ने एक दूसरे को आकर्षित किया, एक दूसरे के प्रति अपना एक प्रेजेंटेशन दिखाया। लेकिन जब गीले बालों में कंघा घुमाया तो कोई घर्षण नहीं हुआ, कोई आवेश उत्पन्न नहीं हुआ। तो कागज ने कहा तुम्हारे पास माल नहीं है, वापस चले जाओ। और जब सूखे बालों में घुमाया तो उसने क्या कहा? आपके पास माल है, हम आ रहे हैं। क्या कहा? ये बोर्ड में प्रश्न आया हुआ है कि सूखे बालों में कंघा घुमाने से जो है वो आवेश उत्पन्न हो रहे हैं और गीले बालों में कंघा घुमाने से नहीं। ऐसा क्यों? तो आप क्या लिखेंगे बेटा? घर्षण विधि, फ्रिक्शन मेथड। बात समझ में आई कि नहीं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये अपने जो है पहली विधि समाप्त हुई। अब हम चलते हैं घर्षण की दूसरी विधि। लेकिन जो दूसरी विधि है उसको जानने से पहले आप लोगों को और ज़्यादा मनसा से और ज़्यादा परिश्रम से जुड़े रहना पड़ेगा। तो आज एक चीज़ ध्यान दीजिए, आज अपन ने जो नियम पढ़े हैं उन नियमों को और इस विधि को आप अच्छे से घर पे बैठ के पढ़ेंगे, उस पर ध्यान देंगे और उसके बाद ही नेक्स्ट आपको विधि कराई जाएगी। और उस विधि के लिए आप कमर कस लें, तैयार रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।